नमस्कार। स्वागत है आपका पुनः मैक्रो इकोनॉमिक्स की इस कक्षा में। इससे पहले हमने अध्ययन किया उत्पाद विधि द्वारा और मूल्यवर्धित विधि द्वारा राष्ट्रीय आय को मापना। अब हम चर्चा करेंगे कि मूल्यवर्धित विधि या उत्पाद विधि के तहत राष्ट्रीय आय की गणना करते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियाँ रखी जानी चाहिए। इसमें पहला है दोहरी गणना से बचना, अर्थात एक ही वस्तु का मूल्य एक से अधिक बार जीडीपी कैलकुलेशन में शामिल करने से बचना। तो ये जो समस्या है ये क्यों उत्पन्न होती है, इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त की थी। इस बार हम बात करते हैं इससे कैसे बचा जाए। पहला जो तत्व है वो है कि कुल आउटपुट लेने की बजाय उत्पादन के हर स्तर पर जो कुल मूल्य वृद्धि हो रही है, अर्थात वैल्यू एडेड को काउंट करते चलें और उत्पादन के सभी स्तरों पर होने वाली मूल्य वृद्धियों को जोड़ करके और जीडीपी का अनुमान लगाया जाए। दूसरा तरीका है कि उत्पादन के प्रक्रिया में जो जो वस्तु और सेवाएं उत्पादित हो रही हैं उनको मध्यवर्ती और अंतिम वस्तुओं के रूप में विभाजित किया जाए और केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्यों का योग करके और जीडीपी का कैलकुलेशन किया जाए। तो ये दोहरी गणना से बचने के दो तरीके हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण तत्व है जिसका ध्यान रखा जाना चाहिए वो है कि उत्पादन इकाइयों द्वारा जो कुल उत्पादन होता है उसमें से स्वयं के उपभोग के लिए जो उत्पादन रखा जाता है, उत्पादन की उस मात्रा को भी राष्ट्रीय आय में शामिल अनिवार्य रूप से किया जाना है, चाहे उसे बाजार में बेचा गया हो अथवा नहीं। अर्थात संपूर्ण उत्पादन को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा, चाहे वो खुद के द्वारा उपभोग किया जा रहा हो या बाजार में बेचा गया हो। इसके साथ ही सरकारी और एनजीओ द्वारा प्रदान की जाने वाली मुफ्त सेवाओं के मूल्य को भी राष्ट्रीय गणना में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए, चाहे से उनके द्वारा चार्ज किया जा रहा हो अथवा वो मुफ्त में प्रदान की गई हो। तो इस प्रकार ये जो दो महत्वपूर्ण बिंदु है इनका ध्यान रखा जाना चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है गृहिणियों की सेवाएं, अर्थात राष्ट्रीय आय में गृहिणियों के द्वारा घर के सदस्यों को दी जाने वाली अवैतनिक सेवाओं का, अर्थात जिनके बदले में कोई आर्थिक भुगतान नहीं करना होता, तो उनको राष्ट्रीय आय में शामिल करना है कि नहीं करना है। एक गृहिणी कई सारे उपयोगी कार्य घर में करते हैं, भोजन तैयार करना, परोसना, सिलाई करना, कपड़े धोना, साफ सफाई करना, बच्चों की देखभाल करना। तो ये सब कार्यों के लिए गृहिणी कोई आर्थिक चार्ज नहीं लेती है, तो उन्हें इसके लिए कोई भुगतान नहीं किया जाता है और उनकी सेवाएं राष्ट्रीय आय में प्राप्त शामिल नहीं की जाएंगी। वस्तुतः ये एक भावनात्मक पहलू है जीवन का, ये आर्थिक पहलू नहीं है। तो यहाँ जो सेवाएं की गई है उनका आर्थिक मूल्यांकन संभव नहीं होता है, इसीलिए इसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। लेकिन उपरोक्त सेवाएं यदि किसी वैतनिक श्रमिक से ली जाती हैं तो उस दृष्टिकोण से या उस स्थिति में उन सेवकों को प्राप्त होने वाले आर्थिक मूल्य को राष्ट्रीय आय में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा। तो याद रहे कि जो श्रमिक वेतन के साथ उपरोक्त कार्य कर रहा है तो उसकी आय को राष्ट्रीय आय में शामिल अनिवार्य रूप से किया जाएगा, लेकिन एक गृहिणी जो मुफ्त में ये सेवाएं दे रही है उनके मूल्य का राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके पश्चात हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय आय में उनकी सेवाओं के बहिष्कार का क्या कारण है, अर्थात गृहिणी प्यार और स्नेह को उसके घरेलू काम करने के लिए मौलिक संदर्भ में नहीं मापा जा सकता और इस कारण एक फर्म का मालिक यदि अपनी महिला सचिव से शादी करता है तो उसकी सेवाओं को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा और जब वह सचिव के रूप में काम करना बंद कर देती है और वह गृहिणी बन जाती है तो इस स्थिति में वो उसकी सेवाओं को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से जब एक शिक्षक अपने बच्चों को पढ़ाता है तो उसका काम भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा। इसी प्रकार कई और वस्तु और सेवाएं हैं जिनके ऊपर बताए गए कारणों से, जैसे कि पेंटिंग, गायन, नृत्य आदि को शौक के रूप में कोई व्यक्ति अपनाता है तो वो उसका आर्थिक मूल्यांकन संभव नहीं होता है। तो इस तरीके की जो शौकिया कार्य किए जाते हैं उनका राष्ट्रीय आय में शामिल करना संभव नहीं होता है, अर्थात उनको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। पश्चात हम बात करते हैं कि पुराना या उपयोग किया हुआ माल या संपत्ति, अर्थात सेकंड हैंड गुड्स और यूज्ड गुड्स। तो पुरानी और उपयोग की गई वस्तु और परिसंपत्तियों की बिक्री और खरीद चलती रहती है और इसके संबंध में एक समस्या उत्पन्न होती है कि इनके मूल्य को या जो ये क्रय विक्रय या ट्रांजैक्शन हो रहा है इनके बाजार मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाना है अथवा नहीं। तो याद रहे कि देश में जो भी पुराने वस्तुओं और संपत्ति जो है उनका लेन देन हो रहा है
तो उनके लेन देन में होने वाली आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय आय किसी निश्चित समयावधि में उत्पादित वस्तु और सेवाओं के बाजार मूल्यों का योग होती है। तो ये वस्तुएं इस वार्षिक या निश्चित समयावधि में उत्पादित नहीं की गई हैं, ये इससे पूर्व वर्षों में उत्पादित हुई हैं, तो इनका मूल्य तत्कालीन उत्पादन वर्ष में शामिल राष्ट्रीय आय में किया जा चुका है, तो फिर से इनकी मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। ये केवल उसी वर्ष के राष्ट्रीय उत्पाद में गिने गए थे जब इनको निर्मित किया गया था। अभी इसके बाद इनको यदि बार बार खरीदा या बेचा जाता है तो राष्ट्रीय आय में अगर इनको शामिल कर लेंगे तो राष्ट्रीय आय कई गुना बढ़ करके हमें प्राप्त होगी, और वो बढ़ी हुई राष्ट्रीय आय ठीक या सही नहीं कही जा सकती। इसी तरीके से कंपनियों के पुराने स्टॉक, शेयर अथवा बॉन्ड की बिक्री और खरीद से राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि वे राष्ट्रीय आय में शामिल थे जब पहली बार कंपनियों को शुरू किया गया था। अब वे केवल वित्तीय लेन देन या दावों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो वित्तीय लेन देन हो गए, इनका राष्ट्रीय आय या उत्पादन से कोई सीधा संबंध नहीं होता है। लेकिन इन वित्तीय लेन देनों में या पुरानी और यूज्ड गुड्स के लेन देन के अंदर कोई ब्रोकर काम कर रहा है, कोई एजेंट काम कर रहा है जो इनके सेलिंग या ट्रेडिंग में कमीशन के आधार पर कार्य करता है, तो ऐसे दलालों को या एजेंट्स को या इनकी खरीद क्रय विक्रय में कार्य करने वाले लोगों को जो कमीशन प्राप्त होगा, जो हिस्सेदारी प्राप्त होगी या उनकी सेवाओं के बदले उनको जो प्रतिफल मिलेगा, वो अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा, क्योंकि यह भुगतान उनकी वर्तमान वर्ष में की गई सेवाओं के बदले उनको प्राप्त हो रहा है। तो ये एक सामान्य आय है, तो इस प्रकार की आयों को राष्ट्रीय आय में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा। तो ये स्पष्ट है कि वित्तीय लेन देन और सेकंड हैंड गुड्स के ट्रांजैक्शन या लेन देन में जो आय उनके एजेंट्स को या कमीशन एजेंट्स को प्राप्त होगी, उसको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा, और उन लेन देन के वास्तविक मूल्यों को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके पश्चात हम अन्य बिंदु का ध्यान रखते हैं, वो है अवैध गतिविधियाँ या गैर कानूनी आर्थिक गतिविधियाँ। ऐसी गतिविधियाँ जो कानूनी रूप से वैध नहीं हैं, जिनको करना कानूनी अपराध है, तो इन गतिविधियों में जैसे कि जुआ है, तस्करी है, देह व्यापार है, शराब की अवैध निकासी और बिक्री है, इन सब माध्यमों से जो आय अर्जित होती है वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं की जाती है। इस तरह की गतिविधियों का लोगों की इच्छाओं के महत्व और संतुष्ट कर आवश्यक रूप से करती हैं, लेकिन उन्हें समाज के दृष्टिकोण से उत्पादक नहीं माना जाता है, तो और इन्हें कानूनन रूप से इन गतिविधियों को करने की इजाज़त भी नहीं होती है। तो इस कारण से इन गतिविधियों को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। लेकिन कुछ एक देश दुनिया में ऐसे हैं जहाँ पे उपरोक्त गतिविधियों में से कुछ गतिविधियों को कानूनी रूप से वैधता प्राप्त है और उन्हें राष्ट्रीय आय में शामिल भी किया जाता है, जैसे कि जुआ और घुड़दौड़ आदि को कुछ राष्ट्रों में वैध माना गया है, और उनसे जो राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है, उन कार्यों में जो लोग कार्यरत हैं उनको जो आय प्राप्त होती है, उनको राष्ट्रीय आय में गणना में शामिल किया जाता है। इन 5 गतिविधियों की चर्चा हमने की है। इसके बाद बाकी बिंदुओं की आगे की वीडियो